हो गया। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग क्या क्या बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है? शहनवाज, आप ही है ना? क्या बात, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सब कुछ ठीक ठाक है ना? चलिए, आइए, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? तो सिख गुरुओं के बारे में। ठीक, सिखों के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे इसके जो भी गुरु थे। ठीक है, टोटल 10 गुरु के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 10 गुरु में से हम लोग लगभग 9 गुरु के बारे में पढ़ लिए थे। अंतिम जो गुरु हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? तेग बहादुर के बारे में। ठीक है, तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर, इनके साथ क्या हुआ था? तेग बहादुर जी के साथ क्या हुआ था? अंग्रेज ने हत्या कर दिया था। कौन हत्या किया था? अंग्रेज ने। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब अंग्रेज था। गलती कीजिए लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए। ठीक है, माने कि मनुष्य है, मनुष्य गलतियों की पुतला है। हम एक एक्सेप्ट करते हैं कि मनुष्य क्या है? गलतियों का पुतला है, लेकिन इतना भी भयंकर गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आराम से। औरंगजेब जो है, औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, किस लिए? इस्लाम कबूल नहीं करता। ठीक है, तो 1675 में, कब? 1675। सर आराम से। ठीक है, औरंगजेब 1707 में मर गया था। मास्टर हर बार गलत नहीं होगा भाई, मास्टर गलत है लेकिन हर बार नहीं। ठीक, चलिए, तो 1675 में जो है ये, हाँ, मतलब इनकी हत्या करवा दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अब आइए, ये जो 10वें गुरु थे, इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग 10वें गुरु के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। अब ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर जानने हो तो इनकी स्टोरी थोड़ी सी याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये अंतिम गुरु है। इन्होंने गुरु का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है, बोला कि अब इसके बाद कोई गुरु नहीं आएगा। ठीक है, जो गुरुओं का पद चलते आ रहा था अब तक 10 गो, वो यहां आकर इंड हो जाता है। ठीक है, यहां पर तेग बहादुर जो थे, ठीक है, उन्हीं के ही पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो अगर पूछे कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो जन्म हुआ था कहां? पटना में। ठीक है, कब हुआ था? 1600। ठीक है, हाँ, अगर टाइम पूछे तो याद रखेंगे 1666 में हुआ था। ठीक है, और ये गुरु कब बन गए? तो गुरु का पद मिल गया था इनको कब? तो गुरु का पद मिल गया था इनके पिता के मरने के बाद, 1675। मात्र 9 साल की उम्र में ये गुरु बन गए थे। कौन? गुरु गोविंद। ठीक है, हम लोग इस साल की उम्र में दूधा भाता खा रहे होंगे क्या? हाँ, दाल रोटी आराम से खा रहे होंगे। ठीक है, मट्टी में लुटा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारी एज थी। ठीक है, और ये 9 साल के एज में इनको गुरु का पद दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है ये गुरु थे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है ये ऐसा भी लगता है, ठीक है, कि एक 9 साल का बालक, ठीक है, गुरु। ठीक है, कैसे? पहली बात। दूसरी बात, कि अध्यात्म हो सकता है कि बंदा थोड़ा टैलेंटेड हो। ठीक है, लेकिन यही क्यों? ठीक है, हो सकता था और भी सारे लोग होते। ठीक है, एक 9 साल के बालक को गुरु का पद मिल रहा है, इससे तो बेहतर ये भी हो सकता था, ठीक है, कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका एज 30 साल 40 साल हो, ठीक है, वो भी इनसे बेहतर, मतलब वो गुरु का पद संभाल सकते थे, तो फिर गुरु का पद इन्हीं को क्यों? तो ये सब वंशानुगत आ गया था। और सिर्फ इसी धर्म में नहीं, हर एक धर्म में चला, ये हर एक धर्म में चला।
आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप हिंदू धर्म में पढ़ेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा, ईसाई धर्म में पढ़ेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा हो गया था, जैन धर्म एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा हो गया था। काफ़ी सारे जो भी धर्म रही उसमें वंशानुगत आने लगा कि जो इससे पहले मतलब कि वो धर्म गुरु थे, अब उन्हीं का बेटा धर्म गुरु बनेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा धर्म गुरु नहीं होगा। ये थोड़ा सा विचित्र वाला बात है कि भाई ऐसा क्यों, सारे मतलब अच्छे लोग, सारे टैलेंटेड लोग आप ही के खानदान में क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी दुनिया है, क्या दुनिया मूर्ख है, ठीक है। तो ये एक धार्मिक व्यवस्था है और धर्म की मान्यता यह है कि जो कहा जाता है वो मान लिया जाता है, ठीक है। जो कहा जाता है वो मान लिया जाता है। चलिए, तो ये 9 साल के उम्र में गुरु बन गए, कितना टैलेंटेड थे, ठीक है, ऊपर वाले जाने। आइए, तो ये गुरु बन गए, इनके बारे में ठीक है याद रखेंगे कि ये 10वां और अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन आता है ये कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, कौन थे, गुरु गोविंद, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनके द्वारा लाई गई कुछ पद्धति है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1699 में, कब, 1699 में इन्होंने एक पद लाया था, एक व्यवस्था लाई थी जिसको खालसा पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, खालसा पंथ कहते हैं, ठीक है। खालसा पंथ क्या था, तो आप कह लीजिए कि यह एक सैनिक दल था, ठीक है, एक रक्षक दल था, ये जो लोगों को बचाने का काम करता था, रक्षा करने का काम करता था। कैसे, ठीक है। तो देखिए जैसे हुआ ये था कि इस समय तक जो है वो मुगलों का दौर था, औरंगजेब का दौर था, और मतलब मुगलों की शासन व्यवस्था भी बहुत खराब हो चुकी थी। औरंगजेब अच्छा ही शासक था, लेकिन वो एक शासक के रूप में अच्छा था, इंसान के रूप में उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। क्या, क्योंकि देखिए हर किसी का रोल अपना अपना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक शिक्षक है, तो हो सकता है हम शिक्षक के रूप में अच्छे हो, इंसानियत के रूप में खराब हो, बिल्कुल ऐसा संभव है क्या, नहीं तो फिर अभी जनसंख्या भरी रहती क्लास में, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि हो सकता है हम इंसानियत रूप से अच्छे हो लेकिन शिक्षक के रूप में खराब हो, क्या, तो ऐसा पर्सनालिटी अलग अलग हो सकता है। तो औरंगजेब को एक शासक के रूप में ठीक ठाक माना गया, ठीक है, लेकिन एक इंसानियत के रूप में थोड़ा सा उसको, हाँ, ठीक है, ऐसा कहा गया कि ये व्यक्ति जो है ये एक ही धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है, और अपने आप को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में ऐसी कुछ बातें आती है। तो 1699 में मुगलों के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है, मुगलों के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है, एक दल बनाया गया जिसको खालसा दल कहा गया। और ये क्या करता था, तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्शन देता था जो मुगलों से मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे मुगल किसी गांव पे जाकर अटैक कर दिया, धन दौलत लूट लिया, तो उस गांव में अटैक जब होगा तो वहां पर ये सिख लोग जाके उससे युद्ध करेगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था ताकि मुगलों के प्रभाव से आम जनता को बचाया जा सके, और साथ ही साथ, ठीक है, सिख का अस्तित्व आगे तक बना रहे, इसके लिए ये इस्तेमाल किया गया, किसका, खालसा पंथ का, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। कब, 1916 में। चलिए अब आइए, इसके बाद एक और याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह से, याद क्या रखना है, तो गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा इन्होंने 5 ऐसी चीजें हैं जो सभी लोगों पर कंपलसरी कर दिया, ठीक है, जिसको ककार कहते हैं, ठीक है। ये जो ककार है, ये ककार 5 ककार है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि हर सिख के पास ये 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसी को 5 ककार कहते हैं। क्यों ककार इसको इसलिए कहते हैं कि पांचों के पांचों जो है वो क से शुरू है, वो पांचों के पांचों क से शुरू है ये, ठीक है। क्या क्या है, तो पांचों याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के ककार में शामिल नहीं है, अब 3 गो दे देगा, एगो साइड से कोई उठा के दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा केस, ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कंघा, ठीक है, तीसरा याद रखिएगा कच्छा, चौथा याद रखिएगा कड़ा, और 5वां याद रखना है कृपा, ठीक है, कृपा धार,
ठीक। तो ये 5 चीज, ठीक है। और सुरमा भोपाली, ठीक है, ये चलो मान लीजिए सब बोल रहे हो, बोलते बोलते यहाँ रुक काहे गए, ठीक है। अरे मनुष्य हो यार, ठीक है, इतनी ज्यादा क्यों ओवर रिएक्ट करना, ठीक है, चलता नहीं है, ठीक है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति जा रहे हैं, जैसे आप अगर किसी इंटरव्यू में बैठते हैं ना, ठीक है, तो इस टाइप के शब्द पे अगर आप फंसते हैं तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि ना ये काम के लायक नहीं। ये सब साधारण सी बात है भाई, कपड़ा है, पहनना है, ठीक है। अगर भाई दबे कभी शरीर का अंग भी हो तो क्या है भाई, शरीर के अंग हर किसी के पास होता है, इतना क्या रिएक्ट करना है इसमें, क्या क्या कोई बम बारूद मिसाइल थोड़ी है कि भाई बोलने में हम डरेंगे इसके लिए, कमाल है यार, ठीक है। तो ये सब ठीक है एकदम फ्री माइंड से, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड से बोलो, ठीक है, बस दिमाग में सोच अच्छा होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो ये ककार व्यवस्था है, ये क्या है, ये ककार, जिसमें 5 ककार है, केस, कंगा, कच्छा, करा और कृपान। करा होता है जो हाथ में देखिएगा बाला लोग पहनता है, कड़ा कहते हैं, खासकर सिख लोग वो पहनते हैं, ठीक है, सभी लोग देखिएगा पहना करेगा वो लोग, ठीक है। कृपान जो होता है, ठीक है, ढाल होता है जो वो लोग एक छोटा सा इतना छुरा के रूप में ये खोस के रखता है यहाँ पर, ठीक है, परमानेंट वो लोग को खोस के रखने की अनुमति मिली है। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति खोस के चलेगा तो उसके ऊपर FIR हो सकता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी ये धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक आस्था है, इसलिए इनको परमिशन मिली है कि ये वो खोस के वो चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी नहीं खोस के चल रहे हैं तब बस एक तरफ से निपटाते चले, ऐसा नहीं है, इनको उस चीज की आजादी नहीं है, इनको एक सिंबल के रूप में रखने की आजादी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को डराने धमकाने में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा ककार, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है ये, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, ठीक है। अब आइए, गुरु गोविंद सिंह जो है, ठीक है, कुछ समय के बाद बेचारे चले भी जाते हैं, ठीक है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह से एक और बात याद रखिएगा कि इनके मारने वाला कौन व्यक्ति था, मृत्यु नहीं, हत्या, ठीक है, हत्या कौन था, गुल खां, आजम खां, ठीक है, हाँ आइए, छोड़ दीजिए फारूक शेर को, महोदय आइए इधर, हाँ देखिए, आइए ना, आजम खां नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक पठान था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र का एक पठान था, और उसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है ये हत्या कर दिया गया था गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के क्षेत्र में आजम खां नामक एक पठान के द्वारा हत्या कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि देखिए इनका भी मुगलों से नहीं बनता था, ठीक है। अब इस कारण से, ठीक है, मुगल मौका खोज रहा था, जैसे ही मौका मिला निपटा दिया गया किनको, गुरु गोविंद सिंह को, क्लियर। चलिए अब आई, अब एक, ठीक है, देखिए यहां पर गुरु का पद समाप्त हो जाता है, खत्म, अब कोई गुरु नहीं। अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम सिख धर्म में काफी ज्यादा फेमस है, गुरु तो नहीं था लेकिन वो पॉलिटी ठीक ठाक किया, राजनीति व्यवस्था ठीक ठाक किया, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहला जो है वो ऐसा मतलब सिख व्यक्ति था जिसने पूरे के पूरे सिख को एक राज दरबार के रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है, शासक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट किया। इससे पहले जो आते थे वो राजा के रूप में नहीं रहते थे, लीडर के रूप में नहीं था, लेकिन इसने अपने आप को राजनीतिक गुरु घोषित कर दिया, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था क्या, तो बंदा बहादुर, क्या नाम था, बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर। इस व्यक्ति का नाम एक्चुअल में कुछ और था, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण देव, लक्ष्मण दास माधव देव, लक्ष्मण दास, ठीक है, लक्ष्मण दास है कि लक्ष्मण देव है, चलिए, तो ये एक नाम से ये फेमस था, और दूसरा उसके बाद एक और नाम जो है इसका क्या, तो माधव, ठीक है, माधव दास, इस नाम से व्यक्ति फेमस था। और एक और नाम था इसका गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रख लीजिएगा,
ठीक है। गुरु गोविंद सिंह में क्या याद रख लेना है, तो याद रख लिया गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने क्या किया था, तो पुरुष को और महिला को नाम के आगे कुछ जोड़ने को कहा था, टाइटल दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप जाइएगा सिख में, तो सिख धर्म के महिलाओं के नाम के आगे आप देखिएगा एक शब्द लगा होता है कौर, ठीक है, और पुरुष के आगे लिखा होता है क्या, सिंह, फलाना सिंह, चिलाना सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ठीक है। तो वो बिहार के है वो, ठीक है। कौर, कौर लगा होता है महिलाओं के नाम, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, मनप्रीत कौर, ऐसे करके ना नाम इन लोगों का होता है। तो जो महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाना और पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाना, ये व्यवस्था कहां से आती है, ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिए, टाइटल देने का काम उन्होंने ही किया था, कि इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। अब आइए, ये जो बंदा बहादुर है, इनके 3 नाम, ये नाम जो था ये बचपन में, ठीक है, बचपन में ये थोड़ा सा होश संभाले, ठीक है, तो ये नाम था, तो कह लीजिए युवा अवस्था में ये नाम था, ठीक है। ये नाम इनको कब मिला, तो ये, ठीक है, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके द्वारा ये नाम दिया गया, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ये नाम दिया। कौन सा नाम, गुरु बख्श, ठीक है, गुरु बख्शी, गुरु बख्शी खान नहीं, क्या लिखना है, तो भाई सिंह में सौ नहीं लिखेंगे तो ह थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ई बख्श, ये यहाँ कह रहे हैं, बक्स में जो स है ना, बक्स में यही ना, तो इसमें क्या दिक्कत है, देवता, देवता कुछ हो रहे, ठीक है, याद रख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है, इतना परेशान मत होइए बिना मतलब, ठीक है, चलो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गुरु बख्श खां जो थे, ठीक है, खा कर गुरु बख्श सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया नाम था। ये एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो बंदा बहादुर नाम था ये कहां से आया, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, ठीक है, मतलब ये बचपन में, युवा अवस्था में व्यक्ति चला गया था गुरु के पास, ठीक है, उन्हीं के साथ रहा करता था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है ना, प्रिय चेला, ठीक है, प्रिय शिष्य, तो बार बार जाता था मिलने, तो वही जो है ये गुरु गोविंद सिंह बोला करते थे, अक्सर एक बात बोला करते थे कि ये जो है ना, ये गुरु बख्श सिंह, ये बंदा है मेरा, ये मेरा बंदा है, ठीक है। अब इसी बात को लोगों ने सीरियसली ले लिया और इनका नाम पड़ गया क्या, बंदा बहादुर, ठीक है। तो बंदा बहादुर नाम भी कहां से आया, तो गुरु गोविंद सिंह से, ठीक है। तो बाकी इनके नाम से क्वेश्चन कभी कभी भूले भटके आ जाता है, तो याद रखिए, ठीक है। बाकी इस बंदा बहादुर से क्वेश्चन क्या आता है, तो याद रखिएगा, ये जो है सिखों का राजनीतिक गुरु है, ये सिखों का राजनीतिक गुरु, बाकी सब तो गुरु है ये है, ठीक है, लेकिन ये राजनीति से जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, ये इनका जो भिरंत है बंदा बहादुर का, इनका भिरंत होता है किसके साथ, तो इनका भिरंत होता है किसके साथ, वजीर खान, फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर, ठीक है। तो फर्रुखसियर के साथ इस व्यक्ति का भिरंत होता है, और फर्रुखसियर ने, ठीक है, इनकी जो है ये हत्या करवा दिया, ठीक है, बंदा सिंह का। हुआ कि ये था कि सिखों को जितना लोग टॉर्चर करता था ना उस समय पर, उस सब को पकड़ पकड़ के व्यक्ति लगा पीटने, बंदा बहादुर एक तरफ से मतलब भौकाल मचा के रखे हुआ था, ठीक है। जितना लोग सिखों को टॉर्चर किया था सबको पकड़ पकड़ के पीट रहा था ये व्यक्ति। फिर बाद में लोगों ने ऐसा, ठीक है, मतलब ये फर्रुखसियर देखा, मुगल बादशाह जो था उस पर देखा कि इसको रोकना बहुत जरूरी है, बाद में इसको पकड़ के और दिल्ली में ही
ठीक है, इनकी हत्या कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि फर्रुखसियर ने हत्या की थी इनकी, ठीक है, किनकी? ठीक है, बंदा बहादुर। ठीक, क्लियर। तो बंदा बहादुर के बारे में ये 2-4 बात आप याद रखिएगा। तो सिखों का जो एक बेसिक इतिहास होता है वो बेसिक इतिहास खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समय आ गया है कब का? तो 1700 का। अब इसके बाद एक, ठीक, अब क्या होगा कि सिख जो है ये एक धर्म तो ये बन गया, ये एक धर्म बन गया। अब क्या होगा कि ये धर्म अलग अलग ब्रांचेज में बंटेगा। जैसे पहले मुस्लिम धर्म आया होगा, ठीक है, तो एक एक रहा होगा, फिर बाद में ब्रांचेज में बटा होगा। हिंदू धर्म आया होगा, एक ही रहा होगा, फिर वो ब्रांचेज में बटा होगा अलग अलग। बौद्ध धर्म आया था, एक ही था, फिर वो ब्रांचेज में बटा अलग अलग। जैन धर्म आया, एक ही धर्म था, फिर वो अलग अलग ब्रांचेज में बटेगा। और आज देखिएगा कि ढेर सारी जातियां होती है प्रत्येक मतलब धर्म में। ठीक है, तो इस सिखों में भी उस समय पर एक ही था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, लोगों का विचार एक दूसरे से हटता गया। लोगों ने क्या किया कि अपना अलग अलग ब्रांच बनाना शुरू कर दिया। और सिखों के ऐसा बताया जाता है कि 12 जो है वो, ठीक है, मिसल बने थे, अलग अलग ब्रांच बना था। ठीक है, उसी 12 मिसल में से एक मिसल था जिसका नाम था सुकर चकिया, सुकर चकिया। और उसी सुकर चकिया मिसल से, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करते थे, जो महासिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखनी है, ठीक है, लेकिन उनको हम देखेंगे कैसे? तो अब हम देखेंगे अंग्रेजों से कनेक्ट करके, क्योंकि समय अंग्रेजों का आ गया है। ठीक है, सिख युद्ध शुरू होता है, ठीक, कब? तो सिख युद्ध शुरू होता है लगभग, ठीक है, 1745 से 46 में पहला, और 1748 से 49 में दूसरा। 2 सिख युद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए थोड़ी सी हम पहले सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे हम किसके बारे में? तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, और फाइनली हमारा सिख वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राजधानी, जी बिल्कुल राजधानी बनाया होगा। ठीक, जब राज्य बना रहा है तो राजधानी काहे नहीं बनाएगा? ठीक, चलिए इंतजार कीजिए, ठीक है, सब एक दिन में पढ़ लीजिएगा तो क्या? हाँ, ये सही बात है, वो खुलेगा तब तक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरुआत, हाँ ना, आप ना कहेंगे क्वेश्चन पूछते हैं तो सर पहले ही उठा देते हैं, तो पूछना भी छोड़ देगी। आप खड़े हो जाइए, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन बताना ये है, सिखों के कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था? गुरु गोविंद सिंह लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किए थे। अभी पढ़े हैं क्या? कहीं दिखाए थे क्या गुरु गोविंद सिंह में लंगर के बारे में? कहीं बताए हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, लंगर के बारे में? हेलो सर, गलत बात। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने अकाल तख्त का निर्माण किया था? किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? कल से यहां लाएंगे, ठीक है, यहां खड़ा करवाएंगे कैमरा के सामने, और तब पूछेंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ऑनलाइन की दुनिया में घूम लीजिएगा, ठीक है, गार्जियन भी थोड़ा सा देखेंगे, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ठीक है, तो पढ़वे नहीं किया है, ठीक है, हिसाब लगाते हैं आप लोगों का। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, सिखों के कौन से ऐसे गुरु थे, ठीक है, जिनके बारे में बताया जाता है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था उनको? सिखों के किस गुरु को 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा दी गई थी? अब्सेंट थे, हाँ, रामबान इलाज है, रामबान इलाज। हाँ, तो बताइए क्या किया जाए? बैठिए, हाँ आप बताइए महोदय, जल्दी से दाएं सिन खड़ा हो जाइए, दाएं सिन। तो खड़ा तो होगा पहले, हो गया तब बताइए, हो गया तो ठीक है। सिखों के कौन से गुरु थे जिनके द्वारा अमृतसर की स्थापना करवाई गई थी? अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? बाद में कब? हाँ, बाद में कब?
क्रिया खाइए, विद्या कसम, विद्या कसम खाइए। तो कर लेना चाहिए था कि नहीं? तो क्या ही कहे हम। अच्छा ठीक है, अब से हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, शाम के 4 बजते बजते जो जो हम ये किए हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटो हुआ डाल देंगे। ठीक, चलिए, तो वो हो जाएगा। बाकी उम्मीद है कि शाम में 5-6 बजे तक वीडियो भी चला जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, बैठिए। ठीक है, हाँ जल्दी से। हाँ बताइए, सिखों के कौन से गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने अमृतसर सरोवर जो था, ठीक है, उसमें हरमिंदर साहिब मंदिर और गुरुद्वारा बनवाया था? गुरु रामदास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? सिखों के किस गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई थी? गुरु अंगद ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। अर्जुन देव। ठीक है, अब सही जवाब है। बताइए, गुरु अंगद की जो आप बात किए हैं, ठीक है, ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर। कब से कब तक था अंगद का शासनकाल? हुमायूं था। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं भागना है, ना तो निपट जाइएगा। हाँ, उसके बाद बैठिए बैठिए। हाँ, आप बताइए, सिखों के कौन से गुरु थे, ठीक है, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी? तेग बहादुर। बहुत बढ़िया। बताइए, एक ब्याह पद्धति था, लौना ब्याह पद्धति, किसने शुरू किया था? लौना ब्याह पद्धति। गुरु रामदास। हमें क्या मालूम भाई, आप बताइए। कुछ और पूछे। बताइए, लहना सीन किसका उपनाम था? किसके बचपन का नाम लहना सीन था? गुरु अंगद। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, बैठ जाइए। बाकी आप लोगों को तो याद ही होगा। चलिए, तो पढ़ के आया कीजिएगा ऐसे ही, ठीक है, और कल से यहाँ खड़ा करवा के पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तब मजा आएगा। क्या, तब दिखना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ के आ रहा है। अब सही है, ठीक है, 2-4 लोगों को रोज यहाँ पर खड़ा करवा के पूछेंगे। आइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, अभी तक जो हम लोग सिखों के बारे में पढ़े जो था वो था। अब शुरू होगा सिखों का युद्ध, अब शुरू होगा सिखों का युद्ध। और उधर 1700 फिर हम बोल दिए थे, वो 1700 नहीं 1800 का समय रहेगा। ठीक है, 1845-46 में पहला होगा और 1848-49 में दूसरा होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात करते हैं कि ये क्या दिक्कत था इसके समय और क्या क्या हुआ इस सिख युद्ध में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस युद्ध के पश्चात, ठीक है, मार्च 1846 में एक संधि होती है। कौन सी संधि? लाहौर की संधि। पहले युद्ध हो तो सही, तब ना संधि होगा। ठीक है, चलिए आइए, अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ, कहा गया फलाना चिलाना। देखिए, पंजाब के संदर्भ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओसबर्न। ओसबर्न के बारे में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ओसबर्न क्या कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी, मतलब भारत में हमने अलग अलग बहुत बड़े बड़े साम्राज्य को हथिया लिया। इनका कहना था कि इतनी बड़ी बड़ी साम्राज्य को हमने जब हथिया लिया, ठीक है, तो छोटा सा इस सिख को लेके काहे टेंशन में है, 2 मिनट में हथिया लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका कहना था, अर्सन मतलब ये ओसबर्न का, कि जल्दी से सिख को भी आप ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य हम मिला चुके हैं, सिखों का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि सिख एक छोटी सी, मतलब हाँ बहुत बड़ा मतलब ये नहीं था इसका। ठीक है, जैसे मराठा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। ठीक है, जैसे मुगल था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। कर्नाटक था, ठीक ठाक साम्राज्य था। हैदर अली मैसूर का ठीक ठाक साम्राज्य था। ठीक है, तो उस सारे चीजों को, ये बंगाल इतना बड़ा साम्राज्य, उसको भी हथिया लिया था। तो वही इसका कहना था कि जब सबको हथिया लिए तो काहे के लिए इसको छोड़ रहे हो। हाँ, तो वही ये कह रहा था। ठीक, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद हमें पंजाब के विलय कर लेनी चाहिए। ठीक है, कहता है कि जब, ठीक है, रणजीत सिंह की मृत्यु हुआ तो अब पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। हालांकि जब रणजीत सिंह थे, ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सिखों को बचाने का काम नहीं किया। अब क्यों नहीं किया पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सेना थी रणजीत सिंह के पास।
महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनके पास दूसरी सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सेना थी। और पहला किसके पास था? तो पहला था अंग्रेजों के पास। पूरी दुनिया, मतलब एशिया की हम बात कर रहे हैं, पूरी एशिया में, ठीक है, इस पूरे एशिया में ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी सेना जो थी वो किसकी थी? तो वो थी अंग्रेजों की, और दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे कि अगर पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, ठीक है, एशिया में सबसे बड़ी पूछे ना, तो रखिएगा क्या? महाराजा रणजीत सिंह। क्या याद रखना है? महाराजा रणजीत सिंह। अगर पूरी दुनिया में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये जो था अंग्रेज लोग यूरोपियन थे, एशियन नहीं थे ये लोग, ठीक है, तो अगर पूरी दुनिया में पूछे तो अंग्रेज याद रखिएगा। आप सोच लीजिए ना कि इतनी अच्छी खासी सेना थी महाराजा रणजीत सिंह के पास, फिर भी उनको अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा, ठीक है। अगर वो चाहते तो युद्ध जीत सकते थे। जैसे सिकंदर आया था जब भारत में 326 ईसा पूर्व में, तो भारत के जो ये सीमा थी उस समय पर, ब्यास नदी वाली, वहां पर एक शासक हुआ करता था। हाँ भाई, झेलम नदी, उसके ऊपर ब्यास नदी, ठीक है। तो झेलम और ये जो ब्यास, ठीक है, झेलम ही, ठीक है, दोनों नदी है जो भारत की सीमा बनाती थी। तो झेलम नदी की विशेषता क्या है जो आप कह रहे हैं? वहां पर एक राजा पोरस था, ठीक है, जिसका युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पोरस जो था एक बहुत ही छोटी सी सेना रखता था, वो बहुत ही छोटी सी, ठीक है, और छोटी सी सेना सिकंदर जैसे सेना से टकरा गया जो विश्व विजेता था, ठीक है। तो वो क्यों? साहस के कारण, ठीक है। लेकिन इनके पास वो साहस की ऐसी कमी देखी जाती है कि ये इतनी अच्छी खासी सेना होने के बावजूद भी ये, ठीक है, अंग्रेजों से ढेर सारी संधि समझौते कर लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इस समय का दौर कुछ और रहा हो, उस समय का दौर कुछ और रहा हो, एक्चुअल में क्या था हमें पता नहीं, ठीक है। चलिए आइए, एक ये आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, इस समय का गवर्नर कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल जो था भारत का उस समय पर कौन था? तो उसका नाम था हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग। ये जो हार्डिंग था ये प्रथम है, और एक आता है हार्डिंग द्वितीय, जो कब आता है? तो 1910 से 16 के बीच में आता है। 1910 से लेके 1916 के समय में, ठीक है, आता है हार्डिंग द्वितीय वायसराय बन के। लेकिन ये हार्डिंग प्रथम है जो 1845-46 के आसपास ये गवर्नर जनरल है भारत का, ठीक है। तो अगर द्वितीय के कार्यकाल पूछे तो 1910 में, और प्रथम का पूछे तो 1845-46, ठीक है। तो इस टाइप का आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उस समय अंग्रेजी सेना का जो प्रमुख था, ठीक है, ह्यूगफ था, ठीक है, ह्यूगफ। हालांकि ये बहुत ज्यादा मतलब डीप चला जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन न के बराबर मिलेंगे देखने को। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि प्रथम युद्ध के समय कौन था ये, ठीक है। तो गवर्नर जनरल याद रखना है, हार्डिंग था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, देखिए, एक जगह था मुदकी, एक जगह था फिरोज शाह, ठीक है, और एक जगह था बदवाल और अलीवाल, ये 4 जगह थे, ठीक है। ये सितंबर 1845 में मुदकी में, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह में, और जनवरी 1846 में बदोवाल और अलीवाल। और इसके बाद एक और याद रखिएगा, क्या? तो सबराव की लड़ाई, ठीक है, ये कब होता है? तो 1846 में। मतलब कि ये 45-46 में इतने युद्ध होते हैं सिख और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। कौन कौन? तो मुदकी का युद्ध है, ठीक है, फिरोज शाह वाला युद्ध है, ठीक है, बदवाल और अलीवाल का युद्ध है, और सराव का युद्ध है। लेकिन ये जो सबराव का युद्ध था, ये सबराव का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। और इस युद्ध के तहत क्या होता है कि सतलज नदी जो है, ठीक है, भारत के सतलज नदी, देखिए, ठीक है, मान लीजिए सतलज नदी है, ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सतलज नदी जो है, इस सतलज नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो अंग्रेजों को दे दिया गया था, ठीक है, इसी संधि के बाद। मतलब यहां से क्लियर होने लगा कि अब धीरे धीरे कमजोर कौन होने लगे हैं? सिख होने लगे हैं, क्योंकि वही सारी कंसेप्ट होगी कि संधि करो, समझौता करो और क्षेत्र ले लो, जैसे उन लोगों ने मराठों से किया, जैसे उन लोगों ने मैसूर से किया, ठीक है, जैसे उन लोगों ने कर्नाटक से किया, ठीक है, उसी प्रकार से अब ये लोग सिखों से क्या करेंगे? संधि करेंगे, समझौता करेंगे, और समझौते के तहत उनसे एक एक करके सारी की सारी चीजें वो लेते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप याद रख लेंगे यहां से सिखों से संबंधित, ठीक, क्लियर है। चलिए,
1846 में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि होती है। एक और संधि याद रखिए, कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि। ठीक है, ये सबराओं की संधि, लाहौर की संधि। इस संधि के तहत ठीक है, फिर से वही सतलज नदी के तट पे जो है ये क्या कर दिया गया कि उसके दक्षिण का जितना भी क्षेत्र था वो सब के सब सौंप दिया गया किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर घोषित कर दिया। देखिए संधि होता है लाहौर की संधि, इसके तहत सिख क्या करते हैं तो सिख जो है वो अपना क्षेत्र देते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? तो हाँ, सतलज के दक्षिण में जो क्षेत्र था ये सौंप दिया गया किसको? अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिया गया दक्षिण का। अब बदले में अंग्रेज क्या करता है इस संधि के तहत? तो ये दलीप सिंह जो है, ये कौन? ठीक है, दलीप सिंह। ठीक है, वही दलीप सिंह, इनको जो है ये महाराजा घोषित कर दिया जाता है। और एक व्यक्ति थे लाल सिंह, इस बेचारे लाल सिंह को क्या बना दिया जाता है? वजीर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके इन लोगों को ठीक है स्थापित कर दिया गया। लेकिन वो बना दिया, फिर 2-4 दिन बाद साइड करेगा, क्योंकि ये जो था दिलीप सिंह, इसका एज बहुत कम था, नाबालिग बच्चा था ये। ठीक है, रहा होगा 15-16 साल का बच्चा। ठीक है, या फिर उससे भी कम रहा होगा। तो इसको बाद में क्या करता है कि 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर भेज देता है इसको पढ़ने के लिए लंदन में, कि जाइए आपका पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़िए लिखिए। उसको भेज देता है उधर पढ़ने लिखने के लिए, और बाद में इसका सारा के सारा संपत्ति जो है ये अंग्रेज लोग रख लेता है अपने पास। ठीक है, चलिए, तो लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर के क्षेत्र को, देखिए ये भी याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि कश्मीर को क्षेत्र को, कश्मीर के एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाब सिंह, गुलाब सिंह को सौंप दिया था। ठीक है, अब यही कारण रहा था कि जो उसका वजीर था कौन? लाल सिंह, वो लाल सिंह युद्ध छेड़ देता है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो कश्मीर का क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने किसको दे दिया था? किससे बेच दिया था? गुलाब सिंह से बेच दिया था। ठीक है, तो गुलाब सिंह के बारे में भी आता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी कारण से लाल सिंह जो था इस व्यक्ति ने पुनः विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आगे चल के दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि होती है। क्वेश्चन आता है कि भैरोवाल की संधि कब हुई थी? ठीक है, देखिए ये सब संधियां थोड़ी सी रटने वाली चीज है, तो इस पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। इसको एक जगह एक पेज में ठीक है लिख लीजिएगा और उसको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी बच्चे का हम स्टेटस देखे हैं, ठीक है, जिसमें वो लिखे हुआ था, ठीक है, आप ही थे। ठीक है, सही है, वो आप उसको छांट लीजिए। जो फैक्ट रटने वाले हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि वो ठीक है सारे 10 गुरुओं के बारे में लिख लिया था, छांट लीजिए। ये याद हो रहा है दिक्कत करने में? एक जगह 10 के 10 गुरु याद कर लीजिए। इतनी सारी संधि है, एक सादा पेज लीजिए, सादा पेज में सारी संधियां आप लिख लीजिए, याद कर जाइए। जिस दिन संधि याद हो गया, ठीक है, उसके बाद याद कर जाइए कि ये किसके किसके बीच हुआ। पहले टाइम याद कर लीजिए, टाइम याद हो गया, याद कर लीजिए कि संधि किसके किसके बीच हुआ था। हो गया, इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको किस तरीके से याद होती है ये हमें नहीं मालूम। किसी को होता है कि एक बार देख लेने से याद हो जाता है, किसी को होता है कि वो रट्टा मारता है वैसे उसको याद होता है, किसी को याद होता है कि वो एक बार किसी चीज को लिख लेता है तो याद हो जाता है, किसी को ऐसा होता है एक बार पढ़ के 2 बार सोच लेता है मन में तो उसको याद हो जाता है। तो आपकी क्या विशेषता है ये आपको पता होगा, और कोशिश कीजिए स्मार्ट अप्रोच अपनाने की। तिकरमबाजी लगाइए उसमें। कोई संधि याद करना हो जोड़ लीजिए किधरों से। ठीक है, जैसे मान लीजिए भैरववाल की संधि है, ठीक है, भैरव वैरव करके जोड़ लीजिए, कुछ भी जो आपके दिमाग में उस पे आ रहा हो, कुछ ट्रिक बना लीजिए अपने से, खुद से। और इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और याद तो करना है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो भैरववाल की संधि होती है, इस संधि के तहत क्या किया जाता है कि जो राजा दिलीप सिंह था, ठीक है, राजा दिलीप सिंह, इसलिए हम बार बार दलीप बोल रहे थे। ठीक है, क्यों दलीप बोल रहे थे? इसका किताबों में नाम दलीप ही आता है, दिलीप नहीं। ठीक है, दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह। तो जो दलीप सिंह थे, ठीक है, इनके साथ भैरववाल की संधि करके ये कहा गया कि अभी बच्चे हैं ये, जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक इनका शासन व्यवस्था हम संभालेंगे और हमारी सारी सेना वोना कहां रहेगी? इनके पास रहेगी, इनकी रक्षा करेगी।
ठीक है, सोचिए रक्षा करेगी कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, मतलब कि किसी को मतलब बढ़िया से पीट दीजिए, अच्छा से पीट पाट के उसको हाथ गोड़ तोड़ दीजिए और कहिए कि चलो ठीक है हम तुम्हारे घरे रहेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो भाई तोड़ा का है? ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर कर दिया गया किसके साथ? तो दलीप सिंह के साथ है, बेचारे छोटा बच्चा था। ठीक है, सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिमेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्य हेतु नियुक्त किए गए तथा राज्य के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। मतलब देखिए, सिख राज का जितना भी साम्राज्य था, इसने क्या किया कि भैरवाल संधि के तहत इसने सिखों के सारी जगह पे अपनी सेना तैनात कर दी, हर एक जगह पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार के चप्पा चप्पा पर अगर नेपाल की अगर सेना आके लग जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि शासन किसकी चलेगी? नेपाल की चलेगी। क्लियर, हमें समझ में आ जाएगा कि बिहार की कहानी खत्म है अब क्या? तो ऐसा ही यहां पर किया गया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि ये सेना हर जगह तैनात कर दिया, सेना तैनात किया, पकड़ बन गई, पकड़ बन गई। अब जनता भी चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा क्या? तो वहां से समाप्त हो जाती है उनका। ठीक है, मतलब प्रथम जो युद्ध था, ये कौन सा? सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कहानी खत्म। अब रणजीत सिंह के बारे में कुछ क्वेश्चन बनता है, इनके बारे में याद रखिएगा। देखिए 1780 से लेके 39 तक इनका जीवन काल है। ठीक है, 1780 में जन्म होता है और मात्र जब ये 12 साल की अवस्था में होते हैं तो 12 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में, ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिनका नाम था महासिंह। ठीक है, ये रहे महासिंह। ठीक है, तो महासिंह की मृत्यु हो जाती है 12 साल की उम्र में। इनके 12 साल के नहीं, इनके 12 साल की उम्र में। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ठीक है, समझा देना मेरा फर्ज है, ना तो कल हो गया आप इसको 12 साल की उम्र में समझ लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब 12 साल की अवस्था में रणजीत सिंह थे तो इनके पिता की देहांत हो जाती है। होता यह है कि ये लोग ना एक युद्ध लड़ने गया रहता। ठीक है, हमें याद है एक सीरियल आया करता था पहले टीवी पर, महाराजा रणजीत सिंह, जब हम बहुत छोटे थे। ठीक है, हमें वो दृश्य याद है कि हम सीरियल देखा करते थे। 2 सीरियल मेरा उस समय पर बहुत फेमस था। एक महाराजा रणजीत सिंह जो दिन के 11 बजे आता था, ठीक है, और एक और सीरियल था जो उसी के आसपास में आता था, ठीक है, उसका नाम था चंद्रमुखी। ठीक है, ये 2 एपिसोड थे जो हमें बहुत पसंद आए थे। ठीक है, वो एपिसोड है। ठीक है, उसका 20-25 एपिसोड आपको मिलेगा यूट्यूब पे, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये 2 चीजें हमें पसंद थी तो हम ये देखा करते थे। तो हमें याद है हम देख रहे थे तो उसमें एक सीन दिखाया गया था कि ये जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, ये मतलब इनके पिताजी महासिंह ये कहीं युद्ध लड़ने गए थे। तो युद्ध लड़ते क्रम में क्या होता है ना कि शाम का समय विश्राम का समय होता है। युद्ध की नीति होती है कि जैसे ही सूरज ढली कि अब क्या होगा कि युद्ध खत्म होगा, उसको युद्ध विराम कहते हैं। सब लोग अपना बैठेगा, आराम करेगा, फिर जैसे ही अगला सुबह सूरज उगेगा युद्ध शुरू। ठीक है, तो ये युद्ध की नीति होती है। अब इसमें क्या था कि ये शाम के ढला, सब लोग आराम कर रहा था, बेचारे महासिंह जो है ये, ठीक है, अपना बंदूक लेकर तब तक साफ कर रहे थे कि कल यूज करना है। अब उसी बीच में क्या होता है कि बंदूक लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, और उसका जो था वो हाँ इधर रखे हुए थे वो, ठीक है, जो नली होता है बंदूक को वो यहाँ रखे हुए थे वो, और साफ सफाई कर रहे थे। ठीक है, और लेके धैले थे, हाथों ट्रिगर पर था। ठीक है, हुआ होगा कुछ इधर उधर दब गया होगा या फिर अचानक मान लीजिए छींक आ गया होगा। ठीक है, हालांकि क्या था हमें पता नहीं, लेकिन वो लेके बंदूक बैठे हुए थे और वो ट्रिगर खुद ब खुद दब गई थी और उन्हें गोली लग गई थी और उनकी देहांत हो गया। ठीक है, ये घटना है कब की? तो ये घटना है 1792 की। ठीक है, बेचारे महासिंह चले जाते हैं। अब इनके जो नाबालिग पुत्र होते हैं जिनका नाम क्या, रणजीत सिंह, ये अगला शासक बनता है व्यक्ति। ठीक है, तो इनको बना दिया जाता है उस क्षेत्र के शासक। ठीक है, चलिए, तो ये 12 जो है ना मिसल था, 12 मिसलों में से एक मिसल था कौन? सुकरचकिया। क्या था? सुकरचकिया। तो क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? कौन से? सुकरचकिया। क्लियर है? चलिए, ठीक है,
महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 में रणजीत सिंह 12 वर्ष के आयु में, ठीक है, सुगर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802, कुछ स्रोतों में 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। क्वेश्चन आएगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पे कब कब्जा किया था? 1799 में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने भंगियों से अमृतसर कब छीन लिया था? ठीक है, तो अमृतसर ये छीन लिए थे भंगियों से कब? तो या तो 1802 या फिर 1805। मैक्सिमम जगह 1802 का ही इस्तेमाल किया गया है, तो आप भी यही याद रखिएगा कि 1802 में महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर क्षेत्र को जीत लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक महाराजा रणजीत सिंह पहुंच चुके हैं 1805 तक। ठीक है, अब आइए, रणजीत सिंह ने कुछ ही वर्षों में मुल्तान वाला जो क्षेत्र था, कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, पेशावर वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और फाइनली लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब आइए आपकी क्वेश्चन पे कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? ठीक है, देखिए, बंदा बहादुर एक लीडर था, लेकिन उसने किसी एक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित ही नहीं किया। पूरे पंजाब में दौड़ दौड़ के युद्ध करता था, आज यहां कल वहां परसों वहां, ऐसे करके रहता था। तो लगभग 12-14 अलग अलग जो है ना वो अपना क्षेत्र बनाया था, लेकिन कोई एक राजधानी नहीं बनाई थी। तो इसलिए वहां उसका राजधानी बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जहां तक हम पढ़ पाए हैं, ठीक, हमें नहीं मिली है। हो सकता है अगर उन्होंने कोई एक राजधानी बनाई हो तो रिसर्च चल रही है, पता चलेगी, आपको बताया जाएगा। आपको राजधानी कौन सी याद रखनी है तो ये याद रखिएगा, ये, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? ठीक है, कहां बनाया था? लाहौर में। ठीक है, किसने? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, मुल्तान का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, पेशावर का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र। मतलब अगर आप बात करें भारत के, तो भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी भारत के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, उसी नॉर्थ हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्सा पर रणजीत सिंह का शासन था। ठीक है, जिसमें ऊपर में मुल्तान आ जाएगा, फिर इधर कश्मीर आपका आइए गया, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पेशावर वाला क्षेत्र आ जाएगा, और ये वाला क्षेत्र लाहौर का क्षेत्र आ जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र था, ये शासन व्यवस्था पे किसका शासन हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह। मतलब इन्होंने अपनी, मतलब सिख साम्राज्य को ठीक ठाक मात्रा में फैलाया था। ठीक है, ये क्षेत्र जीत के अपने कब्जे में ले लिया, उस क्षेत्र को जीत के ले लिया, ऐसे करके कई सारे क्षेत्रों को जीत के ये अपने कब्जे में लेता चला गया। ठीक है, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र को जीत लिया था। अब सिखों के पास भी ऐसा कंसेप्ट हो गया था कि सिख भी एक साम्राज्य के रूप में उभर रहा था, जैसे कभी मराठे उभरे थे। शिवाजी एक साधारण सा व्यक्ति, ठीक है, आए, पीट पाट के वो छोटा सा राजा बन गए, और छोटे से राजा होते 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 मराठों का अलग अलग 4-5 ब्रांच बन गया। ठीक है, जैसे होलकर, ठीक है, सिंधिया, भोसले, पेशवा, ये अलग अलग ब्रांच बन गए। और ये सारी ब्रांचें जो है वो पूरे भारत के, मतलब दक्कन वाला जो क्षेत्र था, मध्य भारत का, दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा, उन हिस्सों में इन लोगों ने अपनी शासन व्यवस्था शुरू कर दी। तो वैसे ही अब सिखों का यहां से दौर आया, लेकिन दिक्कत यह रहा कि ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं। ठीक, रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। देखिए, मतलब ये अपनी सेना को कोशिश किया था क्या बनाने का? तो यूरोप के तरह, क्योंकि उसको लड़ना भी यूरोप के लोगों से ही था। लड़ना यूरोप के लोगों से था, तो सेना भी वैसा ही होना चाहिए ना। क्या मतलब पता होना चाहिए सेना को कि सामने वाला युद्ध करने के लिए उसके पास हथियार कौन कौन सा है। जैसे मान ली हम और आप दोनों आदमी युद्ध करने आए, ठीक है, दोनों पे शाम को बात हुई कि कल आओ फरिया लेते हैं, भगवान को गुलामों पहुंचो फरिया लेते हैं। ठीक है, उधर से हम पे, इधर से हम है, फरियाना है हमको। अगर हमें पता नहीं है कि एक दूसरे के पास हथियार कौन सी है तो दिक्कत है, फिर वो जो युद्ध होगा वो थोड़ा खतरनाक लेवल की होगी। अगर पहले से ही अगर हमें पता चल जाए कि आप क्या हथियार लेके आ रहे हैं, ठीक है, या आप ही को पता चल जाए कि हम क्या हथियार लेके आ रहे हैं, पहले से तैयार रहिएगा। मान ली हम तलवार लेके आ रहे हैं, अब बंदूक लेके तैयार है, अच्छा तलवार लेके आ रहे हैं, आने दो, तलवार लेके हम साए साए भाजेंगे तो धाए सिंह ठोक के आप चल दीजिएगा, मास्टर भाजा ही रहो तुम, देखिए कहानी खत्म। क्या? तो ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले की युद्ध नीति क्या है, और ये जानने के लिए सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? तो वही लोग सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोपीय पद्धति पे अपनी सेना को बनाया था। ठीक है, तो सेना को यूरोपीय पद्धति में ढालने का काम कौन किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर?
चलिए अब आइए, घुड़सवारों के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति अल्लार्ड, ठीक है, तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंतूरा। देखिए देखिए बंदा कितना मतलब एक्स्ट्रा लेवल का सोच रहा। इसने क्या किया कि ठीक है, ये पैदल सेना और एक घुड़सवार सेना की अलग अलग होता है, कुछ पैदल सेना होती है, घुड़सवार सेना होता है। अब तो बहुत सारा आ गया है सिस्टम, ठीक है, अब सिस्टम बहुत सारा आ गया है। कुछ सेना होता है जो बाइक से चलती है, कुछ सेना होता है जो ये 4 चक्का से 4 व्हीलर से चलती है, ट्रक पे आती है, ठीक है। कुछ सेना होता है जो पैदल चलाई रहती है। तो सेना का बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। तो उस समय इसने क्या किया कि पैदल सेना के लिए किसको, तो इटली से एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था बंतूरा। इटली के एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, बंतूरा को बुलाया गया किस लिए, घुड़सवार पैदल जो सेना है, इस पैदल सेना को प्रशिक्षण देने के लिए कि आप युद्ध में कैसे युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी घुड़सवारों के लिए बुलाया गया किससे, फ्रांसीसी, किसको, अल्लार्ड को। और ये घुड़सवारियों को ट्रेनिंग दिया, मतलब ये अपने सेना को ट्रेनिंग दे रहा है विदेशों से लोगों को बुला कर। क्या, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच हो, मान लेते हैं, ठीक है, एक टीम आपका एक टीम इन लोगों का, मान लेते हैं कि 2 टीमें बन गई क्रिकेट की, ठीक है। अब क्रिकेट की 2 टीमें बन गई, मान लीजिए कि आप लोगों ने, ठीक है, अपना जो भी कोच रखा, गांव के किसी व्यक्ति को कोच रख लिया और उससे आप कोचिंग कर रहे हो कि कैसे मैच जीते हम। इन लोगों ने विदेश से कोई बहुत बड़े क्रिकेटर को पकड़ के ले आया, ठीक है, तो सोचिए कितनी बड़ी अप्रोच होगी ये। बोला अरे विदेश से ले आया है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये लोग चाह रहा हो कि हमको बेहतर ट्रेनिंग मिले। वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे कि इनके सेना को बेहतर ट्रेनिंग मिले और जब ये युद्ध में मतलब उतरे तो कुछ है जज्बों के साथ उतरे, ठीक है। तो ये इन लोगों को, किसको, तो एक बंतूरा और एक अल्लार्ड का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मेहनत लगेगा। बंतूरा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, तो अपना ही क्षेत्र वाला नाम है, बंतूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा, ठीक। अब आइए, तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस से एक व्यक्ति को बुलाया गया था जिसका नाम था क्या, कोट, एवं अमेरिकी कर्नल गार्डनर, ठीक है। तो कोट और गार्डनर जो था ये तोपखाना के लिए था। मतलब यहां समझने योग्य बात यह है कि ये लोग क्या कर रहा है, रणजीत सिंह क्या कर रहा है कि सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कोच बना रहा है, ताकि हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या रहे, ठीक ठाक मात्रा में उसके मतलब प्रशिक्षित रहे, ताकि जब भी कभी युद्ध का सामना करना पड़े तो आसानी से ये युद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहां पर रणजीत सिंह के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, एशिया की वही दूसरी सबसे ठीक ठाक फौज मानी जाती थी, ठीक है, किसकी, रणजीत सिंह की, ठीक है। उधर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है, एशिया की, ठीक है, कौन, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। अगर दुनिया में हम बात करें तो अंग्रेज। अब देखिए ये जो कोड किए हुआ है, उस समय अंग्रेज भी कहां थे, तो एशिया में शासन कर रहा था वो, ठीक है। हालांकि उसका शासन हर जगह था, बहुत जगह थे, ठीक है, लेकिन एशिया में भी शासन कर रहा था। तो एशिया में ऐसा माना जाता था कि अंग्रेज जो थे वो पहले नंबर पे थे शासन में, क्योंकि पूरी दुनिया में वही 1 नंबर पे था, ठीक है। तो इसलिए यहां भी वो 1 ही नंबर पे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये भारत की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, भारत में स्थित है, मतलब नेपाल में, ठीक है, हाँ वही नेपाल में, भारतीय मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये स्थित है। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट था, ठीक है। अरे बोल तो रहे कि हम लोग ऐसा ही मानते हैं, माउंट एवरेस्ट हम लोग कहाँ मानते हैं, फिर नेपाल, अच्छा ठीक, ना ठीक, चलो, क्या कहाँ, नेपाल में। तो बताइए कि पूरी दुनिया की अगर वो ऊंची चोटी है तो नेपाल की भी होगी क्या। तो अगर यही नेपाल उठ के चला जाए यूरोप में, तो कहा जाएगा ना कि यहाँ के नेपाल की सबसे ऊंची चोटी वही है, या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वही है। तो दुनिया में सबसे ठीक ठाक सेना रख लेता अंग्रेज लोग। एशिया में आया तो जाहिर सी बात है एशिया में वही ठीक रहेगा, क्या यहाँ आने के बाद बदल थोड़ी जाएगा। अब आइए, पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था, ठीक है, मतलब ये ठीक ठाक स्थान था इसका। रणजीत सिंह ने 1809 में, ये संधि याद रखिएगा, एक संधि हुआ था, ठीक है, अमृतसर की संधि, ठीक है। कौन सा संधि, चार्ल्स मिटकॉफ, हाँ उस समय का गवर्नर जनरल था ये, चार्ल्स मिटकॉफ, चार्ल्स
मेटकॉफ। ये जो मेटकॉफ था ये उस समय का गवर्नर था, ठीक है। और इस व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक समझौता करता है, कौन सी? अमृतसर की संधि, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1800 किसके किसके बीच में? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में, ठीक है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कभी बने भूले भटके तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह से एक और कंसेप्ट याद रखिएगा कि अब्दाली के बारे में जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना? अब्दाली जो था वो, ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था मराठों के साथ, ठीक है। तो अब्दाली से जो है ना ये कोहिनूर हीरा प्राप्त करते हैं कौन? महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। मतलब अब्दाली के कुछ पोता पोती लोग था ऐसा जो महाराजा रणजीत सिंह से ठीक ठाक संबंध रखे हुआ था, तो वो लौटा दिया कि आप ही का हीरा है, ले जाइए, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह वापस हीरा, कोहिनूर हीरा लेके आते हैं, और कोहिनूर हीरा भारत आया। तो फिर भारत आने के बाद अंग्रेज जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को पीट पाट करेगा और पीट पाट के छीन लेगा इनसे, और फाइनली इसको उठा के कहां डाल दिया गया? ठीक है, हाँ, यूरोप, ब्रिटेन के जो महारानी है उसके ताज में, टोपी जो होता है उस ताज में जड़वा दिया गया उसको, ठीक है। जड़वाना का मतलब होता है जड़ देना, शामिल कर देना, ठीक है। तो ये आप यहां से इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्या सर? क्या अभी? हाँ, 10 मिनट और चाहिए। बंद हो जाएगा आपका सिस्टम, करा लीजिए 10 मिनट। बस 5 से 7 मिनट रुक जाइए ना, हो जाएगा मेरा। चलिए, तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम बात करें तो इन्होंने कोहिनूर हीरा को फिर वापस लाया भारत में, लेकिन ये वापस चला गया कहां? अंग्रेजों के, ठीक है। अब आइए, महाराजा रणजीत सिंह का धीरे धीरे देखिए कि उनका एक एक करके सारी व्यवस्था खत्म हो रही है। जितना भी प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी पहले ही साइड हो गया। अब जो भी उनके पास धन था, ठीक है, वो भी धन जो है वो साइड होगी। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है 48 से लेके 49 में, ठीक है। 48 में शुरू हो गया ये, ठीक है। मुल्तान के गवर्नर था जिसका नाम था मूलराज, इसको गवर्नर के पद से हटा दिया गया। जैसे ही गवर्नर के पद से हटाया गया इस व्यक्ति को, अब जो है ये, ठीक है, सिख जो है विद्रोह कर देते हैं इस चीज का, और अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है। जो समय का गवर्नर था हार्डिंग को एक मौका मिल जाता है ये सिखों से युद्ध लड़ने की, और उसने दूसरा आंग्ल सिख युद्ध शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब चाह रहा था अंग्रेज लोग कि कोई मौका मिले युद्ध करने का, मौका मिलेगा तभी तो मारेंगे, ठीक है। जैसे ही मौका मिला दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसी चीज का लाभ उठाकर, ठीक है, डलहौजी, ठीक है, कौन? डलहौजी, ठीक है, गवर्नर चेंज हो चुका है। 46 तक था वो, 46 नहीं 48 तक, ठीक है। 1848 तक हार्डिंग था, 48 से लेके, ठीक है, आगे जो है वो 56 तक आ जाता है, वो 56 तक, ठीक है, डलहौजी आ जाता है। 1848 से लेके 1856 तक जो था वो गवर्नर जनरल के रूप में कौन था? तो डलहौजी, ठीक है। और डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि डलहौजी सबसे खतरनाक शासक था, सबसे भयंकर मतलब साम्राज्य इसी ने फैलाया था, बहुत लोगों को जो है वो समेट लिया था ये। तो क्षेत्र विस्तार में सबसे ज्यादा नाम आता है किसका? तो डलहौजी का, ठीक है। चलिए, अब आइए रामनगर का युद्ध, ठीक है, कब? तो नवंबर 1948 में होता है, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1949 में होता है, ठीक है। 1848 और 1849, कुछ दूसरा बोल दिया है क्या? हो जाता है, ठीक। चलिए, तो रामनगर का युद्ध है और ये चिलियावाला का युद्ध है, एगो 48 में और एक 49 में, और दोनों को मिला के बोला गया क्या? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें रामनगर का युद्ध याद रखिएगा और चिलियावाला का युद्ध याद रखिएगा। चिलियावालिया कब? चिलियावाला 1849 में, और रामनगर, ठीक है, रामनगर जो था ना, एक मूवी आया था शोले, ठीक है, शोले मूवी में जो ठाकुर का जो घर था वो शायद रामनगर में था, ठीक है। हाँ, शोले वही वाला, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाला। आइए, डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर एक व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। इसने क्या किया? इसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में, ठीक है, गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को हराया। और ये जो है ये, ठीक है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है, एसएससी में, बिहार एसएससी जो होता है, कई बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, कि सिखों के
मतलब सिखों को अंतिम रूप से किसने परास्त किया था? तो अंतिम रूप से परास्त किया था कौन? चार्ल्स नेपियर। इसने अंतिम रूप से गुजरात के क्षेत्र में सिखों को हराया और वहां से सिखों की कहानी ही खत्म हो जाती है। ठीक है, गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात डलहौजी ने मार्च 1849 में, ठीक है, पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर दिया। तो 1849 में, कब? 1849 में अब पंजाब जो है यह विलय हो जाता है किसमें? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बन जाता है कौन? पंजाब। ठीक है, कर्नाटक भी आ गए, हैदराबाद भी आ गया, ठीक है, मराठे का महाराष्ट्र दक्कन वाला क्षेत्र भी आ गया, अब सिख के पंजाब वाला भी क्षेत्र आ गया और उधर बंगाल आइए गया था। ठीक है, तो अब भारत में कुछ नहीं बचता है, अब भारत में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? अंग्रेज बचता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अकेले छत्ता भाजेगा वो। ठीक है, देखिए ये कौन कौन कहां कहां जीत लिया। देखिए सबसे पहले इसने जीत लिया कहां? बंगाल वाला क्षेत्र, खत्म बंगाली कहानी। उसके बाद ये कर्नाटक वाला क्षेत्र जीत लिया, मैसूर वाला क्षेत्र जीत लिया, क्या ये सब कुल मिला के यहां तक था। और बाद में ये दक्कन वाला क्षेत्र जीत लिया, ठीक है, मराठों से। उसके बाद मराठों के बाद ये सिख का ये वाला क्षेत्र जीत लिया। और बाकी कुछ छोटे मोटे राजा थे तो उनकी क्या ही औकात थी, क्या जो छोटे मोटे राजा है क्या है उसकी औकात, आसानी से उससे छीन लेगा आदमी। तो ऐसे करके पूरे भारत पे जो है अब किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का। ठीक है, तो फाइनली इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का पूरा मतलब भारत विजय हो जाता है। इसलिए हमने इस चैप्टर का जो नाम दिया था, वो चैप्टर का नाम क्या दिया था? तो भारत विजय। क्या नाम दिया था? भारत विजय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टोटल के टोटल समाप्त। अब इसके बाद आगे जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? क्या? तो अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, वो चैप्टर शुरू होगा किसके बारे में? तो शुरू होगा 1857 की क्रांति। बहुत ही खूबसूरत सी टॉपिक है, नहीं समझ में आया था ये? क्या? हाँ आएगी, लक्ष्मीबाई आएंगी इसमें। ठीक है, हाँ तो आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से 1857 की क्रांति में ना लक्ष्मीबाई पता है कितनी है? ये पूरा 1857 की क्रांति है, इसमें लक्ष्मीबाई इतने हैं, वो इतनी ज्यादा बना दी है। ठीक है, तो ज्यादा खुश मत होइए, बहुत लोगों को पढ़ना है उसमें। ठीक है, सिर्फ लक्ष्मीबाई को ही नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा। चलिए आइए, तो इस प्रकार से आपका ये खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। पहले बंद करा एकड़ा, पहले बंद करा, वो राज नहीं जानना चाहिए सब। ठीक है, उतना एडिट करने का समय किसके पास है?